एवरीवन, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था स्लो और फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस। थर्ड टाइप था एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं। आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये जो सिंगल डबल ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, reaction in which more reactive element displaces less reactive element in its salt solution। ठीक है, डेफिनेशन क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एक ऐसे रिएक्शन जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हो रही है ना। सपोज ये रिएक्शन हो रही है, एक कोई एलिमेंट ए है ना, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है जो कि बीसी से मिलकर बना हुआ है, बीसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो वो क्या है कि यहाँ पर जो ए एलिमेंट है उसने क्या करा, बी को यहाँ से डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, तो बी को डिस्प्लेस करा दिया, तो ए ने क्या करा, सी के साथ अपना सॉल्यूशन बनाया, अपना एक कंपाउंड सॉल्यूशन बनाया और भी यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो बी है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और हम ये शुरू से जानते ही हैं बच्चों, जो ताकतवर होता है वो क्या करता है, कमजोर को हटा देता है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, ये पावरफुल है ना, ये पावरफुल है और ये कमजोर है, वीक है ना। तो इसने ए ने क्या करा, बी को यहाँ से धक्का मारा, तू हट यहाँ से। ठीक है, तो इसने अपना सॉल्यूशन बनाया और बी अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है रिएक्टिव, है ना, रिएक्टिविटी एक टर्म आई है। तो हमें बच्चों पता कैसे लगेगा कि ये जो एलिमेंट है ये रिएक्टिव है, कम है, ज्यादा है, किससे कितना रिएक्टिव है, ये चीजें हमें कैसे पता लगेगी। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने बनाई है मेटल्स की, है ना। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है, उनकी जो रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है कि सबसे ऊपर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और नीचे की तरफ जब जाओगे आप बिल्कुल लास्ट में तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज ये हम मेटल्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। ये जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है इसमें कुछ मैंने यहाँ पर मेटल्स लिखा है, हालांकि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है ना, हम इसी के रेफरेंस में ये बात करते हैं। तो कुछ मेटल्स मैंने यहाँ पर लिखे जो आपके ज्यादा काम आती है ना। इसके अलावा आप लंबी वाली रिएक्टिविटी सीरीज भी देखोगे, ठीक है, उसमें ज्यादा वहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारा काम 10th में आराम से इससे चल जाता है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है, या आपके 11th में भी चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, लीना के बाबा नाना काका मांगे आलू जमी फ्रिज और निमकी, ठीक है, मठरी को बोलते हैं निमकी। स्नेहा प्रभाकर थे क्यूट हक करे एंजेलिना और पीटर, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक है, आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो, है ना। मैंने ये इजी वे में बनाई है, जिससे कि आपको क्या हो, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एक यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें याद हो जाए, है ना। जैसे कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं इस टेबल में, है ना। ये जो लिथियम है बच्चों, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है लिथियम यहाँ पर, और अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो जब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, है ना, तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब लिथियम से जब आप प्लेटिनम की तरफ मूव कर रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, मेटल्स की डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लिथियम है और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो देखकर कि जो लिथियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम से, और जो पोटेशियम है वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बेरियम सोडियम से ज्यादा है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा है, कैल्शियम जिंक से ज्यादा है, कैल्शियम मैग्नीज से भी ज्यादा है ना। मैग्नीशियम जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है, एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा है ना। तो ऊपर वाली जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है अपने नीचे वाली मेटल से, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, ये काम आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले क्वेश्चन करने में, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ तो बोल दिया कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करवाता है, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है, तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा है, लीना के बाबा नाना काका, लीना के बाबा नाना काका मांगे आलू जमीन फ्रिज, ठीक है, और निमकी, ठीक है। स्नेहा प्रभाकर है क्यूट, स्नेहा प्रभाकर है क्यूट, हक करे एंजेलिना और पीटर, ठीक है। ये मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है जिससे कि आपको सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर में लर्न हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन है, आयरन मेटल को मैंने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आयरन देखो अब कहाँ पर आ रहा है, आयरन यहाँ पर आ रहा है और कॉपर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। कौन कहाँ पर आ रहा है आपको इतना लर्न नहीं करना, आपको तो बस इतना पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटाएगा, क्योंकि ये पावरफुल है। तो क्या सॉल्ट बनेगा, Fe SO4। अब जो सॉल्ट सॉल्यूशन
सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, FeSO4 का, और जो कॉपर मेटल है बच्चों वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पर ये भी आता है कि कोई ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब FeSO4 बनेगा तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक बीकर है बच्चों, है ना, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका कलर क्या रहा होगा, ब्लू कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर का पूरा सॉल्यूशन है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक आयरन की कील को यहाँ पर इसमें डिप कर दिया। ठीक है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने इस पर कील डाल दी है इसमें, है ना। तो जब ये रिएक्शन होगी, है ना, भाई हम लिखते हैं ऐसे, कॉपी में हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन हालांकि हो रहा क्या होता है इस टाइप से, है ना, केमिकल चेंजेस ऐसे ही हो रहे होते, केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, है ना। वो कलर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर FeSO4 बनेगा। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू से ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और ये जो ये आयरन की कील है ना, ये जो आयरन की कील है, इस पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, इस पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और सारा का सारा जो आयरन है वो इसमें जाके FeSO4 बनाता है, और इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, और जो कॉपर का कलर है वो आपको कैसा दिखेगा, रेडिश ब्राउन, है ना। इस पर कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शंस होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न करनी है बच्चों, है ना। अगर आपको ये लर्न नहीं है ना, तो आप ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जब तक ये नहीं पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, तो फिर वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करवाता है। ठीक है, तो अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट का वहां पर सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, तब वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जैसे कि A प्लस BC। ठीक है, जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना, कोई रिएक्शन अगर नहीं हुई है तो क्या हुआ होगा, क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, ये जो A है वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये जो A एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होगा, और ये जो BC है, BC में जो B है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ना। भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने C के साथ मिलकर कंपाउंड बनाया हुआ है, उसका सॉल्यूशन है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्यों हटेगा, है ना। भाई इसमें तो पावर है ही इसको हटाने की, तो ये इसको नहीं हटा पाएगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि आप लोग देखिए, एक कॉपर है, कॉपर को मैंने डाल दिया HCl में, है ना। HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी ना बच्चों, वहां पर कॉपर कहां पर आता है, हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से नीचे आता है। स्नेहा प्रभाकर हे क्यूट, स्नेहा प्रभाकर हे क्यूट, मतलब हे मतलब हाइड्रोजन वो ज्यादा रिएक्टिव है, और क्यूट मतलब वहां पर कॉपर है, तो जो कॉपर है वो उसके नीचे आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको इसमें से डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी को मान लो मैं उल्टा लिख दूं, कॉपर है, कॉपर को मैंने किस में डाल दिया, FeSO4 में। ठीक है,
कॉपर मेटल को मैंने FeSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो कभी आपको इस टाइप से कुछ लिखा हुआ मिले, है ना, और आपको लगता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली आंसर क्या लिखना है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इसके लिए आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, तो अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हमने सिंगल क्यों बोला, पहले तो वो क्वेश्चन आता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हम सिंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हुआ है ना, मतलब Fe है, ठीक है, मतलब जो एक स्पीशी है, एक एलिमेंट नहीं बोल सकते हम, मतलब एक स्पीशी है, आयरन है, आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया, तो एक ही चीज का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोला है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, टू स्पीशीज का, मतलब जो दो सब्सटेंसेस हैं उनका क्या होगा, वहां पर एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं reaction in which products are formed by mutual exchange of ions of reactants, ठीक है। reaction in which products are formed by mutual exchange of ions of reactants, ठीक है। रिएक्टेंट में जो आयंस होंगे उनका जब म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, है ना, तब क्या होता है, प्रोडक्ट्स वहां पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे कि NaCl है, NaCl का एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने AgNO3 को मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, दोनों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आयन ये है Na+ आयन, ये Cl- आयन, यहाँ पर देखिए ये Ag+ आयन, ये नाइट्रेट आयन। आप लोगों को आयंस को स्प्लिट करना आना चाहिए, ठीक है। आयंस जब आप लोगों को लर्न होंगे तो आप इजीली उनको स्प्लिट कर पाओगे, ठीक है। मुझे पता है कि नाइट्रेट क्या होता है, NO3- होता है, तो ये NO3- है, सिल्वर Ag+, ठीक है, और सोडियम होता है Na+, क्लोराइड होता है Cl-, तो मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से पहले स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में कंबाइन होता है, एक कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट के साथ कंबाइन होता है ना। तो ये देखिए ये क्या है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है Na+ आयन, Na+ आयन इसके किस पार्ट के साथ जाएगा, नाइट्रेट आयन के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना, ये एक्वस सॉल्यूशन में रहता है ना। इसके बाद देखिए Ag+ बचा और इसका Cl-, तो इसका Ag+ आयन और इसका Cl- आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, AgCl, ठीक है। तो ये बच्चों होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैंने आप लोगों को ये स्टार्टिंग से बताई, ये वाली रिएक्शन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, डबल डिस्प्लेसमेंट ये टाइप है रिएक्शन का, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक प्रेसिपिटेट है, तो इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट आप इसको पहले बोलोगे, प्रेसिपिटेशन बाद में, ठीक है। ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl और ये सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा था, एक आयन का एक्सचेंज हुआ है, आयरन ने कॉपर को धक्का मारा और खुद जाके लग गया, कॉपर अलग हो गया। सल्फेट का यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ना, भाई इसके पास कोई होगा उसी के साथ तो रिएक्शन कर पाएगा, और यहाँ पर है, यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज,
ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम एक स्टार पॉइंट लिखते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर reactions are double displacement reactions। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम एग्जांपल से, जैसे कि HCl है, ये क्या है, एसिड बेस में हमने लिया NaOH। ठीक है, हम लोगों को पता है कि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा NaCl और क्या बनेगा H2O। ठीक है, अब ये तो हो गई रिएक्शन वाली बात। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, देखो जरा यहाँ पर, इसका H प्लस आयन और इसका Cl माइनस आयन, इसका Na प्लस आयन और इसका OH माइनस आयन। Na प्लस आयन गया Cl के पास में, है ना, क्योंकि भी प्लस वाला तो नेगेटिव के पास में जाएगा, तो NaCl बना। OH माइनस आयन गया H प्लस के पास में, तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना क्या हो रहा है, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और भी रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शन है, लिख लो यहाँ पर, जैसे कि हमने लिया KOH। ठीक है, और एसिड लिया हमने H2SO4, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसमें होगा, H प्लस में तो होगा, ये H प्लस है, ये क्या है SO4 2 माइनस, ये सल्फेट है और ये क्या है H प्लस आयन, तब जाकर क्या बना हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर देखिए ये पोटेशियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, अब क्या करवाना है यहाँ पर, एक्सचेंज। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, भाई K प्लस है वो SO4 माइनस के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, K2SO4, ये सॉल्ट है, जैसे कि यहाँ पर NaCl बना था, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है, और क्या बनेगा, OH माइनस आयन और H प्लस आयन, ये क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। H2SO4 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तब जाकर क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, 2H2O। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बहुत सी बार पढ़ना भी होगा, है ना, आता है बहुत सी जगह। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पर एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कराएगा। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का वहां पर एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ में, दूसरे का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ में जाकर कंपाउंड बनाएंगे, है ना। अब हो सकता है कि उसमें एक प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट हो, वो एक अलग टाइप हो गया, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इसमें हम लोगों को बच्चों क्या याद होना चाहिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ते हैं।
हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा था स्टार्टिंग में। तो अगला है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये एक अलग ही टाइप की रिएक्शन है ना, और ये थोड़ा वास्ट भी होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ज्यादा सिंपल है ना। आपने एक लाइन में डेफिनेशन लिख दी और इसके कुछ एग्जांपल्स लिख दिए तो ये हो जाता है ना। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा लंबा है, इसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। रिडॉक्स ये जो वर्ड है बच्चों, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है ना। 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जब दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है ना, एक ही रिएक्शन में, उस वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिडॉक्स का मतलब क्या है। ये जो आरईडी है और ये जो ऑक्स है, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, है ना। 2 टाइप्स की रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है पहले, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, ये जब दोनों हम सीख जाएंगे तो हम इजीली बता पाएंगे कि ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हम शुरू करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट मतलब जो कि बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है ना, मतलब बहुत पुराना है। अभी तो हम क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं, है ना। कुछ मॉडर्न कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट है, उसके थ्रू हम रिडॉक्स रिएक्शन बताते हैं, है ना। अभी मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं, धीरे धीरे हम उनको पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने बोल तो दिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसका मतलब वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। मतलब वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, हम इनको कंपैरिजन वाले वे में पढ़ रहे हैं, है ना। भाई ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, रिडक्शन हम किसको बोलते हैं? जहां पर रिमूवल हो रहा होगा ऑक्सीजन का। तो एग्जांपल लिखते हैं हम। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसमें समझते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, इस सब्सटेंस में देखो आप, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन सब्सटेंस है उसमें क्या हुआ है? आप यहाँ पर क्या देखते हो बच्चों? एलएचएस से आरएचएस में देखोगे, है ना। ये जो एलएचएस में रिएक्टेंट वाली साइड में कार्बन का क्या हुआ है? कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, राइट। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। अब इसी रिएक्शन में आप देखो, ZnO प्लस सी क्या बन रहा है? CO प्लस Zn। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो जिंक ऑक्साइड है, जब जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में गया तो क्या हुआ? उसका उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन उसमें से हट गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है बच्चों? रिडक्शन। आया समझ में? ठीक है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब ये देखो, ये एक ही तो रिएक्शन लिखी है मैंने दोनों तरफ। तो एक सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है
और जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। आया समझ में? इसके बाद हम अगला देखते हैं, हम इसको 4 पॉइंट में स्टडी करते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम लिखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहां यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, है ना, और यहाँ पर एडिशन किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का। तब जाकर हम उसको क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए बच्चों, हम लोगों को ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, मतलब क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, एडिशन होना चाहिए ऑक्सीजन का, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगर हमें ये देखने को मिल रहा है किसी रिएक्शन में कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप H2S से S में कंपेयर कर रहे हो, है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड NH से जब RHS में जा रहा है तो इसमें से हाइड्रोजन हट गया, है ना, इसमें से हाइड्रोजन यहाँ पर हट चुका है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब आप यहाँ पर देखते हो, इसमें देखिए इसी रिएक्शन में जब आप Cl2 से HCl को कंपेयर कर रहे हो, है ना, क्लोरीन से जब आप HCl को कंपेयर कर रहे होंगे तो देखो क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है उसका रिडक्शन हुआ है, सिंपल। ठीक है, अब ये रिएक्शन को भी आप कंबाइन करो, एक रिएक्टेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, दूसरे रिएक्टेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम अगला देखते हैं, हम इधर ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे और इधर रिडक्शन वाला। ठीक है, तो अगला पॉइंट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हो रहा होगा, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक सब्सटेंस है ना,
क्लोरीन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब वो नॉन मेटल है, ठीक है। इसमें SnCl2 में LHS से RHS में देखिए किसका एडिशन हुआ है, क्लोरीन का, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये जो SnCl2 है इसका क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन में देखिए आप किसी के साथ में अगर रिमूवल हो रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो क्या है, रिडक्शन। ये आयरन सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, तो ये किसमें टूटा, Fe प्लस सल्फर में, आयरन प्लस सल्फर में ये यहाँ पर प्रोडक्ट है इसके। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, नॉन मेटल, और वो यहाँ पर कौन है, सल्फर, ठीक है। तो Fe से आप किस पे जाओगे, आयरन में, है ना। तो Fe जो आयरन है, आयरन को इधर कंपेयर करो आप, है ना, तो आयरन में से क्या हट चुका है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आयरन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर हट चुका है। इसका मतलब इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं है कि इस रिएक्शन में रिडक्शन नहीं है ना। आप लोगों को अगर लग रहा हो कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अलग लिखे हैं, यहाँ पर भी रिडक्शन है, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि ये जो क्लोरीन है ना, Cl2 है, Cl2 में किसका एडिशन हुआ है यहाँ पर, ये जो क्लोरीन है इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर से पढ़ेंगे, है ना, अभी आप उसको रहने दीजिए। इसमें भी रिडक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इसमें देखिए आप, ये पोटेशियम आयोडाइड है ना, और ये Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, KClO2। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हो रहा होगा, है ना, तो आप यहाँ पर देखिए Ki से आप किस में गए, I2 में, है ना। तो Ki से जब हम I2 में जा रहे हैं तो आयोडीन के साथ में कौन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ पर LHS में, पोटेशियम मेटल होता है, ठीक है। तो आयोडीन में से क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। इसके बाद देखिए Cl2 है ना, इधर देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर एडिशन हो रहा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये जो सब्सटेंस है उसमें अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। क्लोरीन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम का एडिशन हुआ है, इसका मतलब ये जो Cl2 है इसका रिडक्शन हुआ है। इसको अगर हम साथ में देखें तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे का क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि SnCl2 है, इसमें क्लोरीन का यहाँ पर एडिशन हुआ तो SnCl4 बना। तो हमने बोला कि अगर एडिशन हो रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन में किसका एडिशन हो चुका है, टिन का, है ना। टिन क्या होता है, मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये देखिए आप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो Cl2 से ये SnCl4 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
मैंने अभी आपको बोला था कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से हम बता सकते हैं, तो इसको हम वैसे भी बता सकते हैं, ये थोड़ा यहाँ से रिलेटेड था इसलिए, है ना। इसमें भी आप बता, जैसे यहाँ पर देखो ये रिडक्शन हुआ इसका, ठीक है। और ये जो सल्फर आयरन है ना, आयरन से आप किसमें गए, एफईएस से आप आयरन में गए, सॉरी आयरन सल्फाइड से आप किसमें गए, सल्फर में, ठीक है। तो जब आप सल्फर में जा रहे हैं तो वहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो जहां पर भी दोनों रिएक्शन साथ में हो रही होती है किसी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका मतलब वो जो रिएक्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमने क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा है ना। इसमें हमने 4 पॉइंट देखे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये आपको लर्न करने होते हैं, और इसको लर्न रखने की याद रखने की क्या एक ट्रिक है, आप बस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन याद कर लो, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब एडिशन भी किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, क्लियर। यहाँ पर देखिए एडिशन किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन को आप यहाँ पर कैसे लोगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना, वो प्लस वाली जो वैलेंसी होती है उस हिसाब से आप देख सकते हो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पर देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसके बाद जो इसमें मॉडर्न कंसेप्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ठीक है, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। और साथ में ये भी पढ़ना है हमें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट है उसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है ना। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले निकालेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन, ठीक है। तो वो हम अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।